नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक radioudan.com पर सुनते हैं और इस शो को आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। आज है 5 मार्च 2021। चलिए तो डिसेबिलिटी रिलेटेड अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं और प्रोग्राम में हमेशा की तरह सबसे पहले हम सुनेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस, फिर डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे और आवर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को जॉब्स प्रोवाइड करवाने के लिए एबिलिटी फाउंडेशन चला रहा है लिंक एबिलिटी प्रोग्राम। विकलांग नागरिकों ने जताई चेन्नई मेट्रो फेज 1 एक्सटेंशन पर नाराजगी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है एक्सेसिबल। कोर्ट ऑफ सीसीपीडी ने दिए आदेश, दुर्घटना के शिकार कर्मचारियों को वापस दी जाएगी नौकरी। पटना में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने किया एक डिसेबल्ड नाबालिग लड़की के साथ रेप। सरकार ने किया मुआवजा देने और पुनर्वास का वादा। नई दिल्ली में सरकार ने लॉन्च की सुगम्य भारत ऐप। जगह एक्सेसिबल न होने पर मांगी जा सकती है मदद। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा दृष्टिहीन प्रोफेसर को विकलांगता की वजह से नौकरी से हटाना है नियमों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के गोंडा में फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। खबरें कुछ और भी होंगी, डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन भी सुनेंगे, आवर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। पर फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं ज्योति मलिक। ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं। दोस्तों, एबिलिटी फाउंडेशन का लिंक एबिलिटी एक ऐसा प्रोग्राम है जो विकलांग स्नातकों को अपने मार्क्स बढ़ाने और नौकरी पाने में मदद करता है। ये मार्गदर्शक प्रोग्राम विकलांग स्नातकों के लिए मुफ्त में दिया जाता है। इसमें साइन लैंग्वेज के साथ साथ कैप्शनिंग और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाता है। दोस्तों, ये सच है कि आज विकलांग स्नातकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ये भी सच है कि उनके लिए रोजगार के मौके भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन की कमी की वजह से रोजगार का स्तर अब भी कम है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के HR यानी मानव संसाधन टीम के एक व्यक्ति ने बताया कि विकलांग उम्मीदवार सुशिक्षित तथा तकनीकी रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन ये उम्मीदवार कम्युनिकेशन गैप और जॉब रेडीनेस यानी नौकरी के लिए तत्परता की वजह से पीछे रह जाते हैं।
लिंक एबिलिटी प्रोग्राम इस गैप को भरने में और उम्मीदवारों को जॉब रेडी होने में मदद करता है। एबिलिटी फाउंडेशन ने शुरू से ही विकलांग लोगों में आत्मविश्वास जगाने की और रोजगार के प्रति उनका नजरिया मजबूत बनाने की कोशिश की है। ये प्रोग्राम उम्मीदवारों को शुरू से ही बेहतर कम्युनिकेशन और इंटरव्यू का सामना करने के काबिल बनाने की कोशिश करता है। इसमें विकलांग व्यक्तियों को मिलने वाले अधिकारों पर एक मॉड्यूल भी शामिल है। प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों को स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज भी देने होते हैं, जिसके बाद उम्मीदवारों को कॉरपोरेट या विभिन्न कार्य क्षेत्रों में इंटरव्यूज के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। फ्रेंड्स, अच्छी खबर तो ये है कि कोरोना पैंडेमिक के बाद से लिंक एबिलिटी प्रोग्राम को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके पिछले सत्र में सुनने में अक्षम, दृष्टिबाधित, चलने फिरने में अक्षम, डिसलेक्सिया और ऑटिज्म के कई मरीजों ने इसका काफी लाभ उठाया है। लिंक एबिलिटी विकलांग स्नातकों को नौकरी के इस होड़ में अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का प्रदर्शन करने में सशक्त बना रहा है। लिंक एबिलिटी के रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट है www.abilityfoundation.org या ईमेल करें information@abilityfoundation.org पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8939675544 पर। विकलांग नागरिकों ने जताई चेन्नई मेट्रो फेज 1 एक्सटेंशन पर नाराजगी। हाल ही में खुले चेन्नई मेट्रो फेज 1 एक्सटेंशन में बहुत से अंदरूनी हिस्से हैं, लेकिन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की पहुंच बढ़ाने के हेतु इसमें कोई सुविधाएं नहीं है। विकलांग नागरिकों ने पाया कि नए स्टेशन में ऊंचे टिकट काउंटर्स दिए गए हैं और सीढ़ियों पर भी कोई खास बनावट नहीं दी गई है। काउंटर्स पर बिना मदद के टिकट खरीदना विकलांग लोगों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ विकलांग यात्रियों को अपनी विम्को नगर से हाईकोर्ट तक की यात्रा की योजना को भी बदलना पड़ गया, क्योंकि विम्को नगर के अलावा दूसरे स्टेशंस पर लिफ्ट्स की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तिरुवोट्टियूर स्टेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि केवल विम्को नगर के स्टेशंस की लिफ्ट्स ही चल रही हैं, क्योंकि वो एक जंक्शन है। इतना ही नहीं, व्हील चेयर वाले यात्रियों को वॉशरूम में अतिरिक्त सुविधाएं तथा आपातकालीन स्विच भी नहीं दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर बारिश का पानी निकलने के लिए कुछ इनलेट्स बनाए गए हैं। इन पर लगे हुए ग्रिल्स में व्हीलचेयर तथा चलने की छड़ी फंस सकती है। विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता वैष्णवी जयकुमार ने कहा कि दृष्टिहीन यात्रियों के लिए इस स्टेशन में कई चुनौतियां हैं। कई जगहों पर फर्श पर कोई टैक्टाइल चिन्ह नहीं बनाए गए हैं। कुछ टाइल्स तो फिसलन भरी भी हैं। लिफ्ट्स की स्विच में ग्रेड 2 ब्रेल का उपयोग किया गया है, जबकि कई भारतीयों को ब्रेल 2 का पता ही नहीं है। संबंधित अधिकारियों को संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि शिकायतों को ध्यान में लिया जाएगा और संभावित सुधारों पर विचार भी किया जाएगा। कोर्ट ने दिए आदेश, दुर्घटना के शिकार कर्मचारी को वापस दी जाएगी नौकरी। द कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी CCPD ने विकलांग कर्मचारियों के अधिकारों को अनदेखा करने वाली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को चेतावनी देते हुए गाजियाबाद की एक प्राइवेट कंपनी को नोटिस भेज दिया है। 2006 से ही गाजियाबाद के बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम करते आ रहे तुषार कांता पटनायक के साथ 2016 में एक गंभीर हादसा हुआ, जिसके तहत वो स्थायी रूप से विकलांग हो गए। उनकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी का स्तर 60% तक का पाया गया। हालांकि इस दुर्घटना के बाद उनकी कंपनी ने उनसे कोई सहानुभूति नहीं रखी, उल्टे उन पर नौकरी छोड़ने का दबाव बनाया गया। 2019 में उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। इसके बाद तुषार कांता पटनायक ने पेंशन की मांग करते हुए ESI यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में आवेदन भी दिया, जिसे ESI ने खारिज कर दिया। हाल ही में कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी उपमा श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और जाना कि पटनायक के कंपनी ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत रोजगार अधिकारों का सीधा उल्लंघन किया है। अधिनियम की धारा ये बताती है कि अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यकाल के दौरान विकलांग हो जाता है तो उसको अपने पद से नहीं हटाया जा सकता तथा उसका वेतनमान भी कम नहीं किया जा सकता।
आगे आयुक्त उपमा श्रीवास्तव ने कहा कि 2016 के अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सरकारी प्रतिष्ठानों के साथ साथ गैर सरकारी निजी कार्यालय भी इस नियम के प्रभाव में शामिल किए जाने चाहिए। यदि निजी प्रतिष्ठानों को इस दायरे से बाहर रखा जाए तो अधिनियम 2016 का मुख्य उद्देश्य, जो कि विकलांग लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, ये उद्देश्य विफल हो जाएगा। इसीलिए कोर्ट ने अपनी आत्म प्रेरित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को तुषार कांता पटनायक के टर्मिनेशन लेटर को रद्द करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ कहा कि उनका पद तथा वेतनमान भी कम नहीं किया जाएगा। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से सांसद रह चुकी राजकुमारी रत्ना सिंह ने कोर्ट में याचिका फाइल करते हुए कहा कि उन्हें उनके पति श्री जय सिंह सिसोदिया, जो कि राजस्थान के राज परिवार से हैं, उनकी जायदाद का कानूनी कार्यवाहक बना दिया जाए। इस पर मुंबई हाई कोर्ट ने थाने सिविल हॉस्पिटल को श्री जय सिंह सिसोदिया की मानसिक तथा शारीरिक जांच करने के आदेश दिए हैं। इसमें खास तौर पर ये जांच भी की जाएगी कि श्री सिसोदिया किसी चेक तथा दस्तावेज पर हस्ताक्षर देने की जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझते हैं या नहीं। इसके साथ ही रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर श्री सिसोदिया से मिलके अपनी एक निजी रिपोर्ट बनाएंगे और इसे कोर्ट में पेश करेंगे। इस मामले में सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने कहा कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत कानूनी कार्यवाहक तो नहीं, लेकिन कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया जा सकता है। पूर्व सांसद रत्ना सिंह के वकील श्री अशोक सरावगी ने आश्वासन देते हुए कहा कि ये कोई पारिवारिक विवाद नहीं है। याचिकाकर्ता खुद 3 बार सांसद रह चुकी है और उनके बेटे इस समय विधानसभा के सदस्य भी है। पत्नी और बेटे के हक से वो इस जायदाद के कानूनी कार्यवाहक बन सकते हैं। दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि श्री सिसोदिया की मेडिकल रिपोर्ट और डिप्टी कलेक्टर की रिपोर्ट्स आने के बाद ही इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। फ्रेंड्स, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के तहत सभी सार्वजनिक व सरकारी कार्यालयों को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ या एक्सेसिबल बनाने के लिए 2022 तक की समय सीमा तय की गई है। इस समय सीमा को याद दिलाते हुए गोवा के द डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन DRAG यानी ड्रैग ने समाज कल्याण के डायरेक्टर, जो गोवा राज्य के आयुक्त भी है, इनको एक अपील भेजी है। डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एवेलिनो डे सा ने कहा कि अधिनियम 2016 की धारा 45 के अनुसार सभी मौजूदा सरकारी और सार्वजनिक भवनों को विकलांग व्यक्तियों के लिए एक्सेसिबल बनाना अनिवार्य है। उन्होंने आगे कहा कि स्वयंपूर्ण गोवन स्कीम के तहत राज्य सरकार ने गोवा के पंचायतों और नगर निगमों को भी अभी तक लाखों रुपए दिए हैं। इस काम की समय सीमा समाप्त होने से पहले हम समाज कल्याण समिति से ये अनुरोध करते हैं कि वो सभी पंचायतों और नगर निगमों को ये समय सीमा याद दिलाए। ड्रैग ने एक और निवेदन करते हुए कहा कि समाज कल्याण व नगर निगम को विकलांग लोगों के लिए सुनिश्चित किए गए 4% के कोटे की भी याद दिलाई जाए और जल्द से जल्द इसके तहत रोजगार के अवसर प्राप्त कराए जाए। दोस्तों, खबर है पटना से। पटना में नाबालिग विकलांग लड़की पर हुआ रेप, सरकार ने किया मुआवजे और पुनर्वास का वादा। पटना में एक ऑटो रिक्शा चालक ने एक विकलांग लड़की के साथ ज्यादती की और उस पर हमला भी किया। जक्कनपुर कॉलोनी में स्थित पीड़िता के घर पर उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। अंततः पड़ोसियों ने उस लड़की को बचाया तो उस समय उसके चेहरे पर कटे हुए निशान थे और खून के धब्बे भी। इस मामले में समाज कल्याण के आयुक्त श्री शिवाजी कुमार ने तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ लड़की की मुफ्त इलाज, मुआवजा और पुनर्वास का वादा भी दिया है। आयुक्त ने पुलिस को FIR में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की संबंधित धाराओं को जोड़ने के लिए भी कहा। ये पाया गया कि वो लड़की नाबालिग है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन उसकी विकलांगता का प्रमाण पत्र नहीं है।
इस पर आयुक्त ने अधिकारियों को प्राथमिकता से प्रमाण पत्र जारी करके पीड़िता को जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति और पुनर्वास की सुविधाएं प्रदान करने को कहा। ये केस द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत को RPWD अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत के रूप में ये केस चलाया जाएगा। दोस्तों, दिव्यांग जनों के लिए मुफ्त सहायक उपकरण मुहैया कराने के लिए NCP ने महाशरद नाम की एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। ये प्लेटफॉर्म NCP पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी के 80वें जन्मदिन पर www.mahasharad.in पोर्टल के रूप में लॉन्च किया जाएगा, जबकि मोबाइल पर ऐप के रूप में इसे अगले साल मार्च तक उपलब्ध किया जाएगा। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता मंत्री धनंजय मुंडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उनका विभाग महाशरद या महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन के माध्यम से लाखों विकलांग लोगों की मदद करना चाहता है। ब्रेल किट, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग और बैटरी चालित व्हीलचेयर जैसे उपकरण बाजार में उपलब्ध है, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं खरीद सकता। कई लोग, उद्योगपति और निजी कंपनियां दिव्यांगों को ये उपकरण उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक है। महाशरद मंच ऐसे दानकर्ताओं को जरूरतमंद दिव्यांग लोगों से मिलाने में मदद करेगा। www.mahasharad.in पर दिव्यांग जनों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। उनकी जरूरतों के हिसाब से उनका वर्गीकरण किया जाएगा। फिलहाल इस पोर्टल पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा चलाए जाने वाली स्कीम्स की जानकारी दी जाएगी। पुणे स्थित भारतीय राज्य सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग का एक स्वायत्त संगठन है। दोस्तों, नई दिल्ली में सरकार ने सुगम्य भारत नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। इस ऐप पर विकलांग लोग और सर्वसामान्य जन सार्वजनिक जगहों पर अपनी पहुंच को लेकर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे। साथ ही साथ परेशानी होने पर इस ऐप पर लोकेशन की तस्वीर अपलोड करके मदद की प्राप्ति भी की जा सकती है। ये ऐप DEPWD यानी डिपार्टमेंट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज द्वारा विकसित की गई है। इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करने पर विकलांग लोगों के लिए सुलभ कार्यालयों की जानकारी, परिवहन और बुनियादी सेवाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस ऐप को इंक्लूसिव बनाने के लिए इसमें सांकेतिक भाषा का चयन भी किया जा सकेगा। विकलांग लोगों के लिए इसमें फॉन्ट साइज एडजस्टमेंट, कलर कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शन और इंटीग्रेटेड स्क्रीन रीडर की सुविधाएं भी दी गई है। आइए दोस्तों, सुनते हैं खबर कलकत्ता से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा दृष्टिबाधित प्रोफेसर को विकलांगता की वजह से नौकरी से हटाना है नियमों के खिलाफ। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हरिगांता महाविद्यालय के एक दृष्टिहीन प्रोफेसर को बंगाली भाषा विभाग के प्रमुख के पद से हटाने के आदेश को रद्द करने को कहा है। न्यायमूर्ति रवि कृष्णन कुमार ने कहा कि 2017 में याचिकाकर्ता को विकलांगता की वजह से अपने पद से हटा दिया गया था। ये 2016 में आए विकलांगों के अधिकार अधिनियम के 3 प्रावधानों के सीधा खिलाफ है। धारा 20 में ये प्रावधान है कि कोई सरकारी प्रतिष्ठान किसी भी व्यक्ति से विकलांगता की वजह से भेदभाव नहीं कर सकती। हर एक सरकारी प्रतिष्ठान विकलांग कर्मचारियों को उचित आवास, अवरोध मुक्त और अनुकूल वातावरण प्रदान करने पर बाध्य है। इस मामले में याचिकाकर्ता डॉक्टर शिशिर कुमार विश्वास ने मेमो में कहा कि उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। PWD अधिनियम की धारा 20 पर विश्वास जताते हुए उन्होंने बताया कि रोजगार से जुड़े इस मामले में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क किया है कि कॉलेज प्रशासन के कार्य भेदभावपूर्ण और प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायमूर्ति ने पाया कि कॉलेज समिति के निर्णय का समर्थन करने के लिए कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार बेंच ने कॉलेज के मेमो को रद्द कर दिया और कॉलेज अधिकारियों को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है।
दोस्तों, एवरी ह्यूमन ग्रुप का एडेप्टिव फैशन डिजाइनर्स और दुकानदारों के साथ मिलकर बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अनोखा फैशन लेकर आया है। ये कपड़े विकलांगों और बुजुर्गों को पहनने में आसान, पारंपरिक बाधाओं से मुक्त और व्यक्ति विशेष की छवि का खास ध्यान रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एडेप्टिव फैशन की इस दुनिया का सबसे लोकप्रिय चेहरा है लॉस एंजलिस की स्टेफनी थॉमस, जो जन्म से ही विकलांग है। भारत में इस समय एडेप्टिव कपड़ों के 2 ब्रांड्स कार्यरत है, लेकिन ये मार्केट में अभी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे। केरला के एक फैशन डिजाइनर जो एकरत ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी ग्रुप आज भी मजबूरन दुनिया की मेजॉरिटी ग्रुप के लिए बनाए गए कपड़े पहनती है। जब उन्हें अपनी बेटी तिलोत्तमा के लिए, जो दाएं हाथ से पैरालाइज्ड है, कोई क्रिएटिव ऑप्शन नहीं मिल पाया, तो उन्होंने खुद ही उसके कपड़े डिजाइन करने का निर्णय लिया। उन्होंने ये कपड़े बनाते समय साइकोथेरेपी और मूवमेंट थेरेपी को ध्यान में रखा। वहीं पास ही कोची में काम करने वाली डिजाइनर अशिमा भान को भी शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए वाटरप्रूफ कपड़ों के लिए कई ऑर्डर्स मिल रहे हैं। पूना के एकांश ट्रस्ट से जुड़ी अनीता अय्यर नारायण ने बताया कि उनके एडेप्टिव कपड़ों के फैशन शो में 2019 में उन्हें कोई स्पॉन्सर नहीं मिल पाया था। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों को एडेप्टिव फैशन के बारे में जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। मुंबई की फैशन टेक्नोलॉजी की स्नातक साक्षी मनोत ने कहा कि डिसऑर्डर क्लोथिंग या विशेषता बनाए गए कपड़े सभी आम ब्रांड्स ने भी बनाने चाहिए। कोलकाता की उद्योजिका सौमिता बासु ने कहा कि वो अपने कपड़ों के स्टाइल से परेशान हो गई थी। 30 साल की उम्र में वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसे सोराइटिक आर्थराइटिस भी कहा जाता है, इससे ग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद कोलकाता की ठंड में उन्हें अपने कपड़ों से काफी परेशानी रहती थी। व्हीलचेयर से बंधी हुई सौमिता ने अपनी जरूरतों के अनुसार अपने कपड़े खुद डिजाइन किए और कामयाबी हासिल की। आइए जानते हैं कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी एक खबर। कोविड वैक्सीनेशन के फेज 2 के साथ ही शुरू हो गया है कंफ्यूजन का एक नया फेज। कोविड वैक्सीन के दूसरे फेज में जिन्हें वैक्सीन मिलेगी, उनमें शामिल है बौद्धिक समस्याओं से जूझ रहे विकलांगजन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स, एसिड अटैक पीड़ित, दृष्टि बाधित, सुनने में अक्षम, हाई सपोर्ट नीड्स, मल्टीपल डिसेबिलिटी से पीड़ित व्यक्ति। लेकिन कुछ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट लोगों का कहना है कि ये वर्ग भ्रमित करने वाले हैं। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्हील चेयर एक्टिविस्ट विवेक जोशी ने पूछा है कि क्या इन वर्गों में सेरेब्रल पाल्सी भी शामिल है? यदि कोई व्यक्ति अंगहीन है और दूसरों पर निर्भर है, लेकिन उसे कोई मेडिकल कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति भी ये टीका ले सकता है? ये दिशा निर्देश बहुत से प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देते हैं। आदर्श रूप से तो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले लोगों को घर पर ही टीका लगाने का प्रावधान होना चाहिए। कोविड सिचुएशन में किसी टीकाकरण केंद्र तक जाना अपने आप ही एक बड़ी चुनौती है। इस पर चंडीगढ़ के राज्य समन्वयक और कार्यकारी सदस्य अमरजीत सिंह ने कहा कि विकलांग बच्चों में बहुत अधिक मात्रा में कमजोरी और इम्यूनिटी की कमी होती है। लिस्ट में दी गई कोमॉर्बिडिटीज के अलावा भी और कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे विकलांग लोग पीड़ित हैं। क्या उन तक पहुंचने के लिए कोई सरकारी तंत्र मौजूद है? सभी आयु के विकलांग लोगों को कमजोर वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए था। राज्य के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश भास्कर ने बताया कि जो विकलांग लोग इस कैटेगरी में आते हैं, उन्हें जरूरी तौर पर टीका लगाया जाएगा। लेकिन जो विकलांग लोग 60 साल की आयु से कम है और यदि उनके पास कोई अंग नहीं है, साथ ही उनके कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो उन्हें टीके के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। दिशा निर्देश स्पष्ट है और इसे पूरा करने वाले सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। वर्तमान में लाभार्थियों तक घर पर टीकाकरण कराने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कहा कि इस दौर में पूर्व पंजीकरण अनिवार्य नहीं है तथा जो लोग टीकाकरण करवाना चाहते हैं वो प्री रजिस्ट्रेशन करें या टीका केंद्र पर स्वयं जाकर टीकाकरण कराएं।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग समय पर अलग अलग कारनामों की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कभी खून का काला कारोबार होता है तो कभी फर्जी हस्ताक्षर द्वारा दिव्यांगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले सामने एक लंबे समय से आते रहे हैं। एक समाचार पत्र में छपी खबर के हवाले से उत्तर प्रदेश के गोंडा के सरकारी अस्पताल में दिव्यांगों के डॉक्टर के फर्जी हस्ताक्षर करके फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया है। अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन समीर गुप्ता आवेदन फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर व मोहर देखकर खुद दंग रह गए। सीनियर फिजिशियन श्री समीर गुप्ता ने बताया कि दिव्यांगों के प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है, जिसकी जानकारी उन्हें खुद नहीं थी। उन्होंने बताया कि आवेदन फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर और मोहर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्पताल में कार्यरत एक कर्मचारी ने बताया है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक लंबा फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। अधिकतर दिव्यांगता प्रमाण पत्र दलालों के माध्यम से ही बनाए जाते हैं, जो पैसे की वसूली कर डॉक्टरों और पटल देखने वाले बाबुओं तक उनका हिस्सा पहुंचा देते हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट निकालकर किसी डॉक्टर से उसे अटेस्ट करवाना होता है। लेकिन इस गोरख धंधे में महारत हासिल कर चुके लिपिक यानी क्लर्क अब खुद ही किसी डॉक्टर का ऑनलाइन फॉर्म के प्रिंट पर सिग्नेचर कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना देते हैं। आपको यह भी बता दें कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए चल रहा यह फर्जीवाड़ा कोई नया नहीं है। इसीलिए विगत 16 फरवरी को दिव्यांग पटल देखने वाले एक बाबू नरेंद्र शर्मा पर जिला अधिकारी द्वारा कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। आपको ये भी बता दें कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ में कार्यरत सीनियर असिस्टेंट नरेंद्र शर्मा हटाए जाने पर भी दिव्यांग पटल छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मोटी कमाई और वसूली के चलते दिव्यांग पटल देखने वाले बाबू इस पटल को छोड़ना नहीं चाहते। बिहार के बेगूसराय जिले के सिंघोल थाना क्षेत्र के रचिया कचहरी टोला गांव में उस वक्त भगदड़ मच गई जब 300 से 400 लोग एक जगह इकट्ठे होकर गांव की सड़क निर्माण के लिए पंचायत कर रहे थे। उस भरी पंचायत में कुछ दबंग लोगों ने एक दिव्यांग को गोली मार दी। लोगों ने गांव के दबंगों पर इस गोलीबारी का इल्जाम लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल उस दिव्यांग व्यक्ति की इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी। यहाँ आपको ये बता दें कि गांव के शिवालय के आसपास की जमीन का मुन्ना राय और अनिल राय नाम के 2 दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिनके आसपास सड़क बनाने की मंजूरी मिली थी, लेकिन ये लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इसी के चलते दिन में अतिक्रमणकारियों और गांव वालों के बीच झड़प भी हुई थी। शाम को लोगों ने पंचायत कर इसका फैसला करने का निर्णय किया, जिसमें शत्रुघ्न पासवान नाम के इस दिव्यांग व्यक्ति को भी बुलाया गया था। लेकिन उसी पंचायत में दबंगों द्वारा शत्रुघ्न पासवान को गोली मार दी गई। आनन फानन में शत्रुघ्न पासवान को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की भर्ती में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी पाने वालों के लिए जांच शुरू हो गई है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुपस्थित दिव्यांगों की सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस सूची में आजमगढ़ जिले के 15 दिव्यांग शिक्षक शामिल हैं। शीर्ष कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य व रविंद्र शर्मा व अन्य की अपीलों की सुनवाई करते हुए 3 फरवरी 2016 को यह आदेश दिया था कि इस घोटाले की जांच मेडिकल बोर्ड गठित कराकर कराई जाए, जिसके लिए 13 मई तक मेडिकल बोर्ड का गठित होना था, लेकिन यह कार्य 5 वर्ष में पूरा हो सका। आपको बता दें कि 2019 तक आजमगढ़ जिले के यह 15 शिक्षक कभी भी मेडिकल बोर्ड में उपस्थित नहीं हुए। तेलंगाना टीजस फाउंडेशन द्वारा हैदराबाद में 7 फरवरी 2021 को 3 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आइए आपको इन इवेंट्स के बारे में बता दें। 1 फ्रेंडली क्रिकेट मैच, 2 सिंगिंग कंपटीशन और 3 डांसिंग कंपटीशन। ये तीनों इवेंट 7 मार्च 2021 को ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। फ्रेंडली क्रिकेट मैच काजीगुड़ा पुलिस स्टेशन के बैक साइड सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा और सिंगिंग और डांसिंग कंपटीशन लॉयंस क्लब कम्युनिटी हॉल ईसल रोड हैदराबाद में 3 बजे से 6 बजे के बीच आयोजित किए जाएंगे।
इन इवेंट्स के संदर्भ में ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं श्री नाग प्रसाद, नंबर 911105479668। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑफ नैब इंडिया दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए ट्रेनिंग आयोजित कर रहा है। इस ट्रेनिंग में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बैंकिंग, एसएससी व रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भर्ती के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा। मोड ऑफ ट्रेनिंग इंग्लिश, हिंदी व मराठी रहेंगे। ट्रेनिंग क्लासेस हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को आयोजित की जाएंगी। इस ट्रेनिंग के दौरान जिन सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा वे रहेंगे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग व मैथमेटिक्स। इंटरेस्टेड विजुअल इंपेयर्ड कैंडिडेट्स इस ट्रेनिंग के लिए नैब इंडिया के एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं मिस्टर स्वप्निल 9867643436 या न्यूटन से 9967524341। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। अब समय है आवर ओपिनियन सेगमेंट का। आइए चलते हैं दानिश महाजन के पास। जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दानिश महाजन और कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से एक खुशखबरी है सबके लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि रेडियो उड़ान टाइम टू टाइम एडवोकेसी करता रहता है तमाम इश्यूज पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एम्पावरमेंट के लिए। आज बात करेंगे एक केस की जो मैंने फाइल किया था ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में। आदित्य बिरला ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना कर दिया था, मुझे और मेरी वाइफ को। उन्होंने कहा कि जो 100% ब्लाइंड है वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है और उनको हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे सकते, सीवियर डिसेबिलिटी में काउंट होता है। उनके मना करने पर फिर मैंने सीसीपीडी में केस फाइल किया। वहां हमारी हेयरिंग हुई। वहां जो हेयरिंग हुई, जो रवैया था IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का और आदित्य बिरला का, बहुत ही दुख देने वाला था, शॉकिंग था। IRDA के रिप्रेजेंटेटिव ने उस हेयरिंग में कहा कि 12 तारीख को ये हेयरिंग हुई थी, 12 फरवरी को। उसमें उन्होंने कहा सिर्फ IRDA का जो काम है वो इंस्ट्रक्शंस देना है, वो मैंडेट नहीं कर सकती किसी को भी कि वो किसको पॉलिसी देना चाहे या नहीं देना चाहे। हालांकि उनका खुद का सर्कुलर कहता है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हेल्थ इंश्योरेंस डिनाई नहीं किया जा सकता। बावजूद इस पे उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये आदित्य बिरला का अपना राइट है कि वो चाहें या ना चाहें, उनकी मर्जी है कि वो देना चाहे या नहीं देना चाहे। उस पर सीसीपीडी साहिबान ने पूछा कि अगर फिर IRDA के होने का क्या फायदा कि अगर वो पॉलिसी को मैंडेट ना करवा पाए। तो उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम इस केस में कुछ नहीं कर सकते। हमने सब इंश्योरेंस की जो कंपनीज है उनको कहा है कि आप अंडरटेकिंग अपनी वेबसाइट पे डालें, अंडरटेकिंग पॉलिसीज, और वो सब डली हुई हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आदित्य बिरला ने कहा, उन्होंने अपनी पोजीशन को फिर से रिवाइज किया, उन्होंने अपनी बात को फिर से रीट्रेट किया। उन्होंने कहा कि जो ब्लाइंड हैं वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं और हम इन्हें नहीं दे सकते पॉलिसी। उन्होंने कहा कि जो ब्लाइंड है वो हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं और सीवियर डिसेबिलिटी है तो हम इन्हें नहीं देंगे। मैंने उनसे ये पूछा आदित्य बिरला से, पहली बात कि मैंने आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, मेरा कोई मेडिकल असेसमेंट नहीं हुई, तो आप कैसे इस कंक्लूजन पर आए कि जो हाई रिस्क के पेशेंट हैं हम, जहाँ हमें सीवियर डिसेबिलिटी है। उन्होंने कहा जब आपने मेडिकल दे दिया तो उससे हमें पता लग गया। मैंने उनको कहा कि ये RPD एक्ट 3.3 का उल्लंघन है, आप सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि RPD एक्ट हम पे लागू नहीं होता। मैंने उनसे पूछा क्यों, आप इंडिया में नहीं रहते क्या? ये सब पे लागू होता है। IRDA के रिप्रेजेंटेटिव से मैंने पूछा कि आप एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, आप इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं कि IRDA कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल उस तमाम आर्गुमेंट्स को सुना और CCPD साहिबान की रिकमेंडेशन और ऑब्जर्वेशंस मेरे पास आ गई हैं। उन्होंने IRDA को कहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, जल्द से जल्द तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कहिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फॉर ऑल एबल्ड एंड डिसेबल्ड आप लेके आए। और आदित्य बिरला को उन्होंने कहा कि आप इस केस को दोबारा रिकंसीडर कीजिए। मेरे इस केस पर क्योंकि अब ये वर्डिक्ट आ गया है
तो सेल्फ एनालिसिस भी हमें करना चाहिए। एक तरफ जहां मैं ये स्वागत करता हूं कि पूरी डिसेबल्ड कम्युनिटी के लिए ये फैसला आया है कि IRDA कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आए, ये वेलकम्ड मूव है CCPD की, और हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया। IRDA के सर्कुलर जो सेक्शन 14 और RPD एक्ट के सेक्शन 24 के दौरान उन्हें कहा कि आप अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते हैं, जल्द से जल्द कंपनीज को कहें कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके आएं सबके लिए। लेकिन जो CCPD साहिबान की रिकमेंडेशन आई है आदित्य बिरला को लेके, उससे मैं खुश नहीं हूं। एक स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट आना चाहिए था, उन्हें पेनल्टी लगानी चाहिए थी, क्योंकि IRDA को तो ठीक है आपने कह दिया, लेकिन IRDA के सर्कुलर को भी आदित्य बिरला ने डिफाई किया है, वायलेट किया है। तो आदित्य बिरला इन कंपनीज पर जो सख्ती होनी चाहिए वो नहीं हुई है। तो एक तरफ जहां मैं खुश हूं कि IRDA को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है, उनको लताड़ा गया है कि आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर आदित्य बिरला पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आगे का क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन बहरहाल ये खबर है। किसी को भी अगर ये ऑब्जर्वेशन या रिकमेंडेशंस का ऑर्डर चाहिए तो आप मुझे danish@88@gmail.com पर लिख सकते हैं। danish.mahajan88@gmail.com पर आप मुझे लिख सकते हैं और मैं ये कॉपी आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद, ये आप लोगों के सहयोग से पूरा हुआ है। धन्यवाद रेडियो उड़ान को सुनने के लिए, और इसी तरह सुनते रहिए। थैंक यू सो मच।